ब्रेकिंग न्यूज। क्या आप तैयार हैं भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के हर बारीकी को समझने के लिए? देखिए, अगले कुछ मिनट आपके एग्जाम्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहद बेहद जरूरी होने वाले हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका दी एक्सप्लेनर में। आज हम आपके सिलेबस के सबसे चैलेंजिंग टॉपिक्स में से एक जीएसटी एक्ट 2017 को बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम्पल्स और केस लॉस के साथ स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। पहले हम पुराने टैक्स सिस्टम की उलझनों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जीएसटी कैसे एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसके बाद हम डुअल जीएसटी मॉडल को डिकोड करेंगे, जीएसटी की आत्मा यानी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वैल्यूएशन के नियम देखेंगे, जीएसटी काउंसिल की पावर और हाँ, एंड में एक सुपर क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले आइए उस बुनियादी समस्या को समझें जिसके समाधान के लिए जीएसटी को लाया गया। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े, इतने मैसिव टैक्स रिफॉर्म की नींव रखनी पड़ी? आखिर जीएसटी से पहले का जो टैक्स सिस्टम था उसे इतना बिखरा हुआ और ब्रोकन क्यों माना जाता था? ऐसी कौन सी बड़ी कमियां थीं जिसे बदलना जरूरी हो गया था? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मल्टीपल टैक्सेस। सेंटर लगाता था एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, तो स्टेट्स लगाते थे वैट, सीएसटी और न जाने क्या क्या। एक ही प्रोडक्ट पर कई टैक्स लग जाते थे। लेकिन असली जड़ थी कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं टैक्स पर टैक्स। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए की चीज बनाई और उस पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी दी। अब उसकी कीमत हो गई 110। जब ये होलसेलर को बेची गई तो स्टेट ने 110 रुपए पर वैट लगा दिया, ना कि उस ओरिजिनल 100 रुपए पर। यानी टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया। इसी टैक्स ऑन टैक्स से चीजें महंगी होती थीं और इसी समस्या को खत्म करने के लिए जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। और इन्हीं सभी समस्याओं के एक समाधान के रूप में आया जीएसटी। इसे वन नेशन वन टैक्स के क्रांतिकारी नारे के साथ पेश किया गया, जिसने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसकी लीगल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। जीएसटी लाने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों को एक ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने की पावर देनी थी, जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ये एक क्रिटिकल लीगल स्टेप था जिसने इसका रास्ता साफ किया। उसके बाद 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में जीएसटी एक्ट पास हुआ और आखिरकार 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया। तो इससे फायदा क्या हुआ? सबसे पहले टैक्स ऑन टैक्स खत्म हुआ। अलग अलग टैक्सेस की जगह एक यूनिफॉर्म टैक्स आया। दो स्टेट्स के बीच ट्रेड आसान हुआ, जिससे एक सिंगल नेशनल मार्केट बना। जीएसटीएन पोर्टल से कंप्लायंस सरल हुआ और टैक्स चोरी में कमी आई। ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी पुराने सिस्टम की हर बड़ी कमी का एक सिस्टमैटिक जवाब था। तो ठीक है, जीएसटी ने ये सारे फायदे दिए, लेकिन आखिर ये भारत जैसे फेडरल देश में, जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास टैक्स लगाने की पावर्स हैं, काम कैसे करता है? यही समझने के लिए हम देखेंगे इसका ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इसके लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव था। पहले आर्टिकल 246 के तहत पावर्स साफ साफ बटी हुई थीं, सेंटर मैन्युफैक्चरिंग पर, स्टेट सेल पर। लेकिन आर्टिकल 246A ने सेंटर और स्टेट्स दोनों को एक ही ट्रांजैक्शन यानी सप्लाई पर एक साथ टैक्स लगाने की शक्ति दे दी। ये कंकरेंट पावर ही डुअल जीएसटी मॉडल की नींव है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, डुअल जीएसटी मॉडल का सीधा सा मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन पर सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगाएंगे। जब ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और जब दो स्टेट्स के बीच हो तो आईजीएसटी लगता है। सिंपल। चलिए अब इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये है आपका स्टूडेंट हेल्पर सेक्शन। मान लीजिए आपने गुजरात के अंदर ही अहमदाबाद से सूरत 1 लाख रुपए का माल बेचा। अगर जीएसटी रेट 12% है तो इस पर 2 टैक्स लगेंगे। 6% सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो सेंटर को जाएगा, और 6% एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो गुजरात सरकार को जाएगा। टैक्स रेवेन्यू सेंटर और स्टेट में बराबर बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही माल गुजरात से महाराष्ट्र बेचा गया तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इस पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर रेट 18% है तो पूरा का पूरा 18,000 रुपये आईजीएसटी लगेगा। अब ये टैक्स सेंटर कलेक्ट करेगी और बाद में डेस्टिनेशन स्टेट यानी जहां माल कंज्यूम हुआ उस स्टेट को दे देगी, इस केस में महाराष्ट्र को।
क्योंकि याद रखिएगा जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब आते हैं जीएसटी कानून के दिल पर। पहले मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज लगता था, सेल पर वैट लगता था। जीएसटी ने इन सब अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स को हटाकर एक सिंगल ऑल एनकम्पसिंग कॉन्सेप्ट लाया, जिसे कहते हैं सप्लाई। अब जीएसटी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई पर लगता है। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 सप्लाई को डिफाइन करता है। इसमें सब कुछ आता है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, सब कुछ। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहला, ये कंसिडरेशन यानी पैसे या किसी और चीज के बदले किया गया हो, और दूसरा, ये इन द कॉर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के मकसद से किया गया हो। लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक तरफ है शेड्यूल आई, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाता है, जैसे एक कंपनी का अपने ब्रांच ऑफिस को माल भेजना। वहीं दूसरी तरफ है शेड्यूल 3, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कभी सप्लाई मानी ही नहीं जाती, जैसे एक एम्प्लॉई द्वारा अपने एम्प्लॉयर को दी गई सर्विसेज। अब अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस कंफ्यूजन को दूर करता है शेड्यूल 2। ये एक तरह से क्लासिफायर है। ये साफ बताता है कि क्या गुड्स हैं और क्या सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी जमीन को लीज पर देना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, पर जमीन बेच देना ना गुड्स है ना सर्विस, वो शेड्यूल 3 में कवर होता है। सप्लाई समझने के बाद अब देखते हैं कि एक्चुअल में जीएसटी कैलकुलेट, चार्ज और पे कैसे किया जाता है। मतलब चलिए इसके प्रैक्टिकल मैकेनिक्स को समझें। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला, लेवी यानी टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार। जीएसटी में ये पावर सेक्शन 9 से मिलती है, जिसे चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। दूसरा है वैल्यूएशन, यानी वो वैल्यू निकालना जिस पर जीएसटी लगेगा। सेक्शन 15 के अनुसार बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, यानी वो कीमत जो कस्टमर ने असल में चुकाई है। लेकिन तब क्या, जब प्राइस सीधा साधा ना हो? मान लीजिए अगर आपने एक नया फ़ोन 25,000 रुपये कैश और एक पुराना फ़ोन देकर खरीदा, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू साफ नहीं है। ऐसे में वैल्यूएशन रूल्स काम आते हैं। रूल 27 के मुताबिक उसकी वैल्यू नए फ़ोन की ओपन मार्केट प्राइस, मानते हैं 30,000 रुपये, मानी जाएगी और जीएसटी उसी पर लगेगा। अब ड्यूल जीएसटी मॉडल में कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं। इस केस लॉ पर नजर डालिए, पिनेकल व्हीकल्स केस। इसमें सवाल उठा कि क्या एक स्टेट जीएसटी ऑफिसर सेंट्रल जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस इशू कर सकता है? केरला हाईकोर्ट ने कहा हाँ। कोर्ट ने साफ किया कि स्टेट के ऑफिसर्स सीजीएसटी एक्ट के लिए भी प्रॉपर ऑफिसर्स माने जाएंगे। ये केस सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप को क्लियर करता है। अब हम बात करते हैं उस बॉडी की जो पूरे जीएसटी रिजीम का आप कह सकते हैं इंजन रूम है, द जीएसटी काउंसिल। और इसकी ठीक बाद हम करेंगे एक झटपट रिवीजन। ओके, 30 सेकंड्स में पूरा जीएसटी रिवाइज करते हैं। रेडी? जीएसटी क्यों लाया गया? कॉम्प्लेक्स और टैक्स पर टैक्स वाले पुराने सिस्टम को हटाने के लिए। ये है क्या? सप्लाई पर लगने वाला एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कैसे काम करता है? ड्यूअल मॉडल, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी स्टेट के अंदर और आईजीएसटी 2 स्टेट्स के बीच। इसे कौन गवर्न करता है? द जीएसटी काउंसिल। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम। और इसका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी, जिससे टैक्स ऑन टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। जीएसटी का सफर अभी जारी है। ये एक लगातार इवॉल्व होने वाला सिस्टम है। तो आपसे मेरा सवाल है, क्या वन नेशन वन टैक्स एक पूरी हो चुकी सच्चाई है या अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।